जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है। जीने का हुनर सबका जुदा है, तो बयां भी जितना भी सुनो देखो पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। अंदाज शायराना के तहत आज हम आपको इंशा अल्लाह खां इंशा से मुतारिफ़ कराएंगे, जो 18वीं सदी के निसफ आखिर में मशहूर हकीमों के ख़ानदान में पैदा हुए। इंशा के बाप दादा शाहान मुग़लिया के दरबार से वाबस्ता थे। इंशा ख़ुद भी एक बहुत अच्छे हकीम थे, लेकिन अपने लिए उन्होंने शेर व अदब के मैदान को चुना और उसमें बहुत कामयाबी हासिल की। उर्दू शेर व अदब और फ़ारसी नस्र व नज़्म में कई किताबें और तुर्की का एक रोज़नामचा उनका यादगार है। इंशा मुर्शिदाबाद में पैदा हुए और आलम जवानी में दिल्ली चले आए, जहां उस वक्त शाह आलम सानी की हुकूमत थी। शाह आलम सानी के दरबार में कई बाकमाल अहले फ़न मौजूद थे। इंशा ने अपनी खुदादाद सलाहियत के बल पर दरबार में अपना रंग जमा लिया, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सका और कुछ ही अरसे बाद इंशा दिल्ली को खैरबाद कहकर लखनऊ चले आए। लखनऊ के मखसूस इल्मी, अदबी और तहजीबी माहौल में इंशा की शायरी खूब चमकी। मैं समझता हूँ कि इंशा की शायरी के चमकने का एक अहम सबब ये भी है कि उनके मासरीन में हमेशा ये दौड़ लगी रहती थी कि कौन अच्छी गज़ल कह रहा है, कौन बेहतर गज़ल कह रहा है। अगर कोई गज़ल कही जाती, अगर कोई इंशा गज़ल कहते तो मुसफ़ी भी गज़ल कहते, फ़ाइक़ भी कहते, क़तील भी कहते। इस तरह एक अदबी माहौल इन चश्मकों के दरमियान ज़रूर बना रहा। कोई करता नहीं जो काम सो हम करते हैं, ये बिल्कुल सच है। इंशा ने वो काम किया है जो दूसरों ने नहीं किया। गज़ल में हो, मसनवियात में हो, तमाम इख्तिरात में हो, तमाम उर्दू और नई चीज़ों में हो। इनकी ख़ास आदत ये थी कि ये नए नए काम करते थे। संगलाख ज़मीनों में शेर कहते थे, बाज़ ऐसी सनतों में शेर कहते थे कि लोग उसकी तरफ जुर्रत भी नहीं कर सकते थे। जैसा उन्होंने एक बेनुखत दीवान जिसमें 333 से ज़्यादा अशार हैं पूरा मुरत्तिब किया और उसमें कई आपके जो है अशार वग़ैरह रखे। एक उनका क़सीदा है जो कोई 92 अशार का है, उसमें 22 ज़बानों में उन्होंने शेर कहे। ये उनका, यानी हिंदी में शेर का, यहाँ की जितनी भी बोलियाँ थीं, पूरबी, हिंदी, संस्कृत, आपके मराठी, तेलुगु, सब में उन्होंने आपके जो है मिसरा का, यहाँ तक कि फ़ारसी में कहा कि शाह ईरान यही लिखता है तुझे अर्ज़ी में, बखुदावंद के आकस के मरा शाही दाद, बंद ए हल्क बगूशो तो वो चाकर हस्तम। और फिर अंग्रेज़ बादशाह, उस ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो कहते हैं कि अंग्रेज़ ने कहा, अंग्रेज़ी बादशाह ने उनको ख़त लिखा कि ओ माई लॉर्ड यू नो आई एम योर स्लेव, किंग अंग्रेज़ ये बोले है तेरा देख हशम। तो अंग्रेज़ी भी उसमें है, यहाँ की भाषा भी उसमें है। तो ऐसी कोई चीज़ हमारे उर्दू अदब में ऐसी चीज़ नहीं है कि क़सीदा हो जिसमें 22 ज़बानों का आपके जो है ज़िक्र हो। उसी तरीक़े से एक उनकी गज़ल है, उस गज़ल में उन्होंने, अगरचे कि वो फ़ारसी की गज़ल है, उसमें 75 शहरों के नाम उन्होंने गिनाए। एक उनकी जो है ये ऐसे काम करते थे कि दूसरे आदमी इससे नहीं करते थे। एक उन्होंने उर्दू के हुरूफ तहज्जी को पर पूरी आपके जो है गज़ल लिखी है, यानी उर्दू के तमाम अल्फ़ाबेट्स पर कहते हैं तब से आशिक़ हैं, तब से आशिक़ हैं हम ए तिफ़ले परिवश तेरे, जब से मकतब में तू कहता था अलिफ बे ते से, याद आता है वो हरफों का उठाना अब तक, जीम के पेट में एक नुक्ता है और ख़ाली है, गालियाँ तेरी ही सुनता है अब इंशा, वरना किसकी ताकत है अलिफ से जो कहे उसको बे। अब जैसा ये गज़ल है उनकी, उस गज़ल में आपके 61 क़स्में खाई हैं उन्होंने।
एक ही गज़ल में 61 क़स्में जो खाता है, तो आप समझ सकते हैं वो क्या जीनियस है। मिल मुझसे ऐ परी तुझे कुरान की कसम, देता हूँ तुझको तख्त सुलेमान की कसम। इंशा ने अपनी बेपनाह खुदादाद सलाहियतों की बिना पर लखनऊ में भी सभी शायरों पर सबकत हासिल कर ली। हर शख्स उन्हें पसंद करता था और उनसे ताल्लुक़ कायम करके खुश होता था। इंशा थे भी ऐसी ही तबीयत के मालिक। एक दफ़ा का जिक्र है कि लखनऊ में कुछ अहले इल्म और अदब के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, तो इंशा ने कहा, मियाँ मैं तो ये चाहता हूँ कोई ऐसी कहानी लिखी जाए जिसमें अरबी, फ़ारसी या तुर्की ज़बान का एक भी लफ्ज़ ना हो। पूरी कहानी देसी बोली में होनी चाहिए। जी हाँ, उसमें हिंदी अछूट हो, किसी और बोली का ना मेल हो ना पुट हो, तब मेरा जी खुश होकर कली की तरह खेल उठेगा। मुझे तो ये बात होती दिखाई नहीं देती। ऐसी कहानी लिखना जुए शीर लाने से कम नहीं। मुझे तो इतनी काबिलियत और दम किसी में नजर नहीं आता कि जो ऐसी कहानी लिखकर दिखा सके। मियाँ मैं कोई ऐसा बड़बोला तो हूँ नहीं कि राई को पर्वत कर दिखाऊं या झूठ सच बोलकर उंगलियां नचाऊं और बेसिरे और बेठिकाने की उलझी सुलझी बातें किए जाऊं। मियाँ मुझसे अगर ये काम नहीं होता तो मुँह से काहे को निकालता। मियाँ जिस डब होता इस बखेड़े को टालता। और यही बेहतर होता, वरना खामखा सुबकी होती। लाख कोशिश के बावजूद अगर ऐसी कहानी ना लिख पाते तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती। बिल्कुल ठीक कहते हो। अगर हजरत अमीर खुसरो जिंदा होते तो और बात थी, वो आन की आन में ऐसी कहानी लिख सकते थे। लेकिन आज के जमाने में मुझे किसी में इतना दम नजर नहीं आता कि वो इस मुश्किल काम को आसान कर दिखाए। मियाँ मैं अपने मुंह पर हाथ फेर कर अब मूंछों पे ताव देकर आप लोगों को ये जता देना चाहता हूँ, अगर मेरे दाता ने चाहा तो मैं वो ताव भाव और चाव दिखाऊंगा कि अरसा ख्याल तंग रह जाए और कहानी पढ़कर सारी खलका दंग रह जाए। हम ठोक कर मूछों को ताव देते हो तो कहानी लिखकर दिखाओ, कहीं ऐसा ना हो मूछें मुंडवानी पड़ जाएं। इसके बाद इंशा दिलो जान से इसी काम में मसरूफ़ हो गए और चंद दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने अरबी और फ़ारसी अल्फाज के बग़ैर खालिस हिंदी ज़बान में एक कहानी लिखी, जिसका उन्वान रखा रानी केतकी और कुंवर उदय भान की कहानी। ये किताब अदबी नस्र के अव्वलीन कारनामों में शुमार होती है। इंशा की ये तसनीफ़ कई यूनिवर्सिटियों के उर्दू हिंदी निसाब में शामिल है और बहुत से मुहक्किकीन इसे उर्दू और हिंदी की पहली कहानी का दर्जा देते हैं। इंशाअल्लाह खां इंशा हमारी अदबी रिवायत, बल्कि लखनऊ की अदबी रिवायत की एक बहुत ही मुस्तहकम और तवाना शख्सियत हैं और हमारी अदबी तारीख़ में उनकी अहमियत तो इस एतबार से है कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने हमारी शायरी को संवारने की तरफ तवज्जो की और एक ऐसी किताब कि जिसे हम अपनी अदबी तारीख़ में दरियाए फ़साहत के नाम से जानते हैं, उस किताब की तख्लीक़ की और इस किताब में उन्होंने अरूज़ी तरीक़े हमको बताए, शायरी को किस तरह से सुधारा और संवारा जा सकता है ये बताया। दूसरी यानी ज़बान की तरफ मुतवज्जे होने की जो पहली कोशिश है वो हमारे इंशाअल्लाह खां इंशा की तरफ से हुई। सादत यार खां रंगीन, जो इंशा के दस्तार बदल भाई और करीबी दोस्त थे, वो कहते हैं, हमने इंशा के वो रंग देखे हैं जिनका ख्याल करके दुनिया से जी बेजार होता है। एक रूज का वो ज़माना था जब भीड़ लगी रहती थी। इंशा के दरवाज़े पर घोड़े, हाथी, पालकी के हुजूम की वजह से रास्ता नहीं मिलता था। दूसरी वो हालत देखी जब हम लखनऊ अपने एक बुज़ुर्ग दोस्त से मिलने गए। बातों के बीच वो दोस्तों की बेवफाई का जिक्र करने लगे तो हमने कहा, आप वजह फरमाते हैं, लेकिन सभी दोस्त बेवफा नहीं होते। ज़माना वफ़ादार दोस्तों से खाली नहीं है। दूर की ही क्यों कहें, आप ही के लखनऊ में हमारा एक दोस्त इंशा रहता है जो दोस्ती के नाम पर जान निसार कर सकता है। तो वो दोस्त बोला, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप इंशा के घर जाइए और उनसे कहिए कि वो खुद बाज़ार जाकर एक तरबूज लाकर आपको खिलाएं। मौसम का मेवा है, कोई बड़ी बात नहीं।
तो हमने कहा कि ये भला कौन सी फरमाइश हुई? तो उसने कहा यही तो फरमाइश है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो खुद बाज़ार जाएं, तरबूज लेकर आएं और आपको खिलाएं। तो हमने कहा अगर ऐसी बात है तो हम अभी इंशा के घर जाते हैं। आओ आओ मेरे यार मन रंगीन ज़मन, आओ बैठो। तुम पे सदके वारी जाऊं, तुम पे कुर्बान जाऊं मेरे यार। इंशा, हमारे दोस्त, हमारे यार, अभी ये नाजो अंदाज ताक पर रखो। गर्मी से हाल हमारा बहुत ख़राब हो रहा है। पहले जाकर एक अच्छा सा तरबूज लाकर खिलाओ। बस। अरे भाई करीम खान, अरे करीम खान जरा यहाँ आइए। जी हुजूर। आप जाइए बाजार, जल्दी से एक मीठा ताज़ा तरबूज लेकर आइए। जाइए, अभी लाया हुजूर। जल्दी जाओ। नहीं दोस्त, करीम खान से ना मंगाओ, खुद जाकर एक अच्छा सा शहीदी तरबूज देख कर लाओ। अरे भाई करीम खान माकूल आदमी है, आप बेफिक्र रहिए, वो अच्छा मीठा ताज़ा तरबूज ही लेकर आएगा। नहीं इंशा, हम किसी और का लाया हुआ तरबूज खाना नहीं चाहते, हम सिर्फ तुम्हारा लाया हुआ खाना चाहते हैं। अरे तुम्हें तरबूज चाहिए ना, अब इसे कोई भी लाए, तुम्हें इससे क्या? इंशा, हम तुम्हारे एक अच्छे दोस्त हैं, क्या तुम अपने दोस्त की एक इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? क्या करूं दोस्त, मजबूर हूँ, जालिम की कैद में हूँ। दरबार के सिवा कहीं और आने जाने पर पाबंदी है मेरे दोस्त। तीसरी बार जब हम सौदागरी के सिलसिले में लखनऊ पहुँचे तो एक सराय में उतरे। शाम हुई तो पता चला कि करीब ही एक शेरी नशिस्त होने वाली है। खाना खाने के बाद हम जलसे में पहुँचे। भाई थोड़ी आग हो तो यहाँ रख दीजिए हमारे हुक्के में। क्या हुक्का तो नहीं है, सौंप लीजिए। ले पान लीजिए हजरत। भाई हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, नहीं तो हम जाते हैं। अरे अरे सब आगे तशरीफ रखिए। तशरीफ रखें। जी। साहब ये शेरी नशिस्त कब शुरू होगी? जनाब अभी तो लोग जमा हो रहे हैं और साहिबान आ जाएंगे तो नशी शुरू होगी। अच्छा ठीक है भाई, हम अपनी गज़ल पढ़े ही देते हैं। इरशाद। गज़ल पढ़ते में हमने पहचाना कि वो इंशाअल्लाह खां थे। इंशा ने गज़ल पढ़ने के बाद वो कागज़ एक तरफ फेंक दिया और सलाम अलैक कहकर जिस तरफ से आए थे उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चले गए। इंशा की एक बहुत मशहूर गज़ल का मिसरा है, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं। इस गज़ल को गैर उर्दूदा अदबी हलकों की घरेलू और निजी महफ़िलों में शौक़ व शौक़ के साथ सुनाया जाता है। आइए हम भी ऐसी ही एक महफ़िल में आपको ले चलते हैं। सब यार बैठे
अपनी चाल है उफ्तादगी से अब के पहरों तक नजर आया जहां पर साया दीवार बैठे हैं नजर आया जहां पर साया दीवार बैठे हैं बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे कहाँ सब रोते हैं मुल आहनंगो नाम क्या शे है कहाँ सब रोते हैं मुल आहनंगो नाम क्या शे है यहाँ रो पीट कर इन सब को हम यकबार बैठे हैं यहाँ रो पीट कर इन सब को हम यकबार बैठे हैं कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार इंशाअल्लाह खां इंशा ने शायरी भी की और नस्र में भी खूब लिखा। शायरी में दो ज़बानों में उनके दीवान मिलते हैं, एक दीवान उर्दू का है और दूसरा फ़ारसी ज़बान। नस्र में उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम है रानी केतकी की कहानी। ये किताब उन्होंने इस दावे के साथ लिखी थी, कहा था कि ये है वो कहानी जिसमें हिंदी अछूट किसी और बोली का न मेल है न पुट। 20वीं सदी के अफसाने के नक्कादों ने रानी केतकी की कहानी को उर्दू अफसाने का अव्वलीन नक्श करार दिया है। इसी तरह उन्होंने सिल्क गौहर नाम से भी एक कहानी लिखी थी
और इस कहानी में ये तजुर्बा किया था उन्होंने कि इसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिसमें कहीं कोई नुक्ता नहीं आता था। उस ज़माने में रे और टे और डाल और रे ये 4 नुक्तों के साथ लिखा जाता था। तोई की अलामत उस वक्त ईजाद नहीं हुई थी, जिसके नतीजे में इंशा को ये हरूफ छोड़ देने पड़े। और आप समझिए कि कितना मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने एक पूरी कहानी बेनुक़त लिख के बताई जिसका नाम था सिल्क गोहर। इसी तरह उन्होंने दरियाए लताफ़त लिखी, जो उर्दू क़वाइद या सर्फ़ नहू की पहली किताब मानी जाती है। उनका एक तुर्की रोज़नामचा भी काफ़ी मशहूर हुआ, जिसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में हो चुका है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी तसनीफ़ आब हयात में लिखा है कि इंशा के फ़ज़्ल कमाल को उनकी शायरी ने खो दिया और उनकी शायरी को नवाब सादत यार खां की सोहबत ने डुबो दिया। ये बात बिल्कुल सही लगती है। इंशा आखिर उम्र में जिस्मानी लिहाज से और दिमागी लिहाज से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और इसी आलम में उन्होंने 1817 में इस जहान फ़ानी को खैर बात कहा। लखनऊ में ही दफन हुए। आसमां उनकी लहद पर शबनम अफशानी करे। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है। शायर का असासा तो महज जोर कलम